नमस्कार, टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी खबर के साथ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और गार्गी सांस्कृतिक बालिका छात्रवृत्ति योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संस्कृति प्रतिभा सम्मान छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मंच पर मौजूद रहे। बता दें कि सीएम धामी ने संस्कृत भाषा को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रांताओं के आने के बाद से हम अपनी भाषा से दूर हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन और संरक्षण के लिए देश भर में काम किया जा रहा है। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भी देश में अनेक योजनाएं संचालित की जाती हैं। योग तक, दर्शन से लेकर गणित तक, साहित्य से लेकर विज्ञान तक और खगोल शास्त्र से लेकर शल्य चिकित्सा तक प्रत्येक क्षेत्र के प्राचीन ग्रंथ संस्कृत में ही रचे गए हैं। सम्राट विक्रमादित्य के समय तक संस्कृत आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी, परंतु कई सदियों तक विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के कारण, उनका शासन होने के कारण एक बड़ा दुष्परिणाम ये भी रहा कि हम अपनी मूल भाषा से धीरे धीरे होते चले गए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उस रक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए प्रतिकर निरंतरता से आज देश के अंदर काम किया जा रहा है। आज संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भी अनेक योजनाएं देश में संचालित की जा रही है। इसी उद्देश्य के साथ नई शिक्षा नीति में संस्कृत को आधुनिक और व्यवहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। आज स्कूली पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा को विशेष स्थान देने के साथ ही संस्कृत विश्वविद्यालय को आधुनिक संसाधनों से युक्त बनाया जा रहा है, उनको सुसज्जित किया जा रहा है, हर प्रकार से नवाचार किया जा रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। एक और जहां संस्कृत साहित्य को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है, वहीं ई संस्कृत शिक्षण प्लेटफॉर्म, संस्कृत ऐप्स विकसित करने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में संस्कृत ग्राम भी स्थापित किए जा रहे हैं, जहां लोग अपने दैनिक जीवन में संस्कृत का उपयोग कर रहे हैं। तो बात करेंगे देहरादून की, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी से मुलाकात की। तो सीएम धामी ने एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की। उन्होंने लिखा कि शासकीय आवास पर हेस्को के संस्थापक प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर अनिल जोशी जी से भेंट हुई। इस दौरान उनसे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा भी हुई। तो हेस्को के संस्थापक डॉक्टर जोशी से मुलाकात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की और एक्स हैंडल पर उसकी तस्वीरें भी पोस्ट की। वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार ने दिव्यांगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। धामी सरकार दिव्यांगों को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर साझा की गई जानकारी में लिखा कि हमारी डबल इंजन सरकार दिव्यांगों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में हमने दिव्यांग छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। तो दिव्यांगों के लिए धामी सरकार का यह बड़ा ऐलान सामने आया है। आपको बता दें कि सशक्त उत्तराखंड समृद्ध उत्तराखंड के तहत निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा दिव्यांग छात्रों को यहां पर मिलेगी और इसको लेकर सरकार पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों को ये सुविधा अब सरकार की तरफ से उपलब्ध की जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस के लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क यहाँ पर छात्रों को नहीं देना होगा। तो धामी सरकार ने यह बड़ा ऐलान यहाँ पर किया है। निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा अब दिव्यांग छात्रों को उपलब्ध कराई जाएगी। उधर देहरादून में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के विजेता खिलाड़ियों के लिए महाभोज का आयोजन होगा। इस आयोजन में खेल विभाग खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेगा। खेलों का आयोजन अलग अलग जगह पर होने से राज्य के खिलाड़ियों का आपस में परिचय नहीं हो पाया है। इसको देखते हुए भी विशेष महाभोज का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के लिए जल्द ही आयोजन स्थल और तिथि की घोषणा भी कर दी जाएगी।
तो 38वें राष्ट्रीय खेलों के खिलाड़ियों के लिए महाभोज का आयोजन सरकार की तरफ से किया जाएगा। बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में हुआ, लेकिन अलग अलग जगहों पर यह आयोजन होने की वजह से खिलाड़ियों का आपस में संवाद नहीं हो पाया, आपस में उनकी बातचीत नहीं हो पाई और परिचय भी नहीं हो पाया। इसलिए अब इस महाभोज का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है ताकि खिलाड़ी आपस में बातचीत कर सके, एक दूसरे से उनका परिचय हो सके और सरकार यहाँ पर खिलाड़ियों को सम्मानित भी करने वाली है। बात करेंगे देहरादून की। आगामी बजट सत्र की अहम बैठक शुरू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। विधानसभा भवन में बैठक का आयोजन किया गया है। सत्र की सुरक्षा समेत व्यवस्थाओं पर चर्चा की जा रही है। 18 फरवरी से देहरादून में बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में बजट सत्र को लेकर यह बैठक शुरू हो गई है। विधानसभा भवन में इस बैठक का आयोजन हुआ। सत्र की सुरक्षा समेत व्यवस्थाओं पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। 18 फरवरी से देहरादून में बजट सत्र शुरू हो रहा है। तो आगामी बजट सत्र की तैयारियों को लेकर अहम बैठक शुरू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। तो वहीं देहरादून में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जो व्यापारी 31 मार्च तक अपना पूरा टैक्स जमा करा देगा उसे पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। इसका फायदा लेने के लिए SPL 01 और SPL 02 फॉर्म भरना होगा। वित्त मंत्री टैक्स कलेक्शन और जन जागरूकता अभियान संबंधित कार्यशाला में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को यह छूट 31 मार्च तक ही मिलेगी। इसका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व जमा करना है, जिसके लिए सरकार समय समय पर कर जमा कराओ, इनाम पाओ जैसे कार्यक्रम भी करती रहती है। तरफ से एक निर्णय लिया गया था कि जो हमारे देश भर के व्यापारी हैं जिनको एक राहत देने का काम किया गया, जिसे हम एमनेस्टी स्कीम 24 बोल रहे हैं, उसमें वर्ष 17, 18, 18, 19 और 19, 20 में जिन लोगों को जो टैक्स जिसे बोलते हैं कर देने की बात थी, उसमें राहत देने का काम जो नियम 73 है उसमें दिया गया है कि यदि 31 मार्च 2025 तक वो उसके लिए अप्लाई करते हैं और उसको स्वीकार किया जाता है तो उसमें उनका जो मूल टैक्स है, मूल कर है, सिर्फ वही उसको जमा कराना पड़ेगा। उसके ऊपर जो पेनल्टी है या उसका ब्याज है उसको माफ़ किया जाएगा। कोट में पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने मोरी विकास खंड में 37 ग्राम पंचायतों की महिला मंगल दलों को सामूहिक कार्यक्रमों के लिए सामान बांटे। वहीं महिला मंगल दलों की सैकड़ों महिलाओं ने विधायक का आभार जताया। महिलाओं ने कहा कि इस समय होने वाले सामाजिक कामों में सरलता होगी। इस दौरान पुरोला विधायक ने कहा कि विधायक निधि से प्रथम चरण में सामग्री बांटी जा रही है ताकि महिलाओं को कार्यक्रम आयोजित करने में आसानी हो। वहीं इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख मोरी बचन पवार ने अपने संबोधन में विधायक दुर्गेश्वर लाल के कार्यों की तारीफ भी की। कार्यक्रम जो आज ये ऑर्गेनाइज हुआ और ये बहुत दूरदृष्टि का एक संकेत है और विधायक जी के द्वारा जो ये कार्य किया, ये अंतिम छोर के जो गांव है जो आज तक बहुत प्रॉब्लम रहती थी बर्तन संबंधी शादियों में या कोई दूसरे कार्यक्रम भी, तो उसको देखते हुए जो प्रत्येक गांव और ग्राम पंचायत में जो इस प्रकार के जो योजना का संचालन किया पहली बार हुआ है ये विधानसभा में मेरे ख्याल से 10 आज तक। तो इसके लिए मैं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आगे जो भी और ग्राम पंचायत या गांव छूटे तो उसके लिए विधायक जी फिर उनको भी जोड़ने का और वहाँ भी वितरित करने का काम करेंगे, ये मेरा विश्वास है। आज विधानसभा पुरोला के विकासखंड मोरी के सुदूरवर्ती क्षेत्र जो अपना 22 गांव पंजगाई हो गया, आपका अडोर हो गया, बड़ा सुपट्टी हो गई, उसके अलावा अपना क्षेत्र जो है फतेह पर्वत क्षेत्र है, दोड़ी बितरी मसरी से लेकर के सेवा अडवाड़ी बरी तक, और अपने इस सिकतुर पट्टी के जो दलगण गांव, सुनचान गांव से लेकर के आपके कामरास, आपका लुद्रालास, पासा पोखरी, तमाम ने भी जो है महिला मंगल दल की जो महिलाएं थीं उनके लिए मैंने अपने विधायक निधि से ग्राम पंचायतों में जो छोटे छोटे देव कार्य होते या सामाजिक कार्य होते हैं, कोई
फंक्शन होता है, शादियां होती है, तमाम चीज़ें जो गरीब लोग अपने इन कामों को में जो है समर्थ नहीं है। उधर देहरादून के मेयर और नगर आयुक्त ने नगर निगम परिसर में स्वच्छता वॉर रूम की स्थापना और उद्घाटन किया। इस वॉर रूम के जरिए कूड़े से जुड़ी समस्याओं का समाधान मात्र 1 घंटे में किया जाएगा। इसके साथ ही स्वच्छता पेट्रोलिंग की भी शुरुआत की जाएगी। इसके लिए नगर निगम क्षेत्र को सब जोन्स में बांटा जाएगा। मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 5 वार्डों को स्वच्छतम वार्ड के रूप में मान्यता दी जाएगी। साफ सफाई रखने वाले घरों में स्वच्छता प्रहरी के बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि आसपास के लोगों को प्रेरणा मिल सके। भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की तैयारियां की जा रही हैं और इस क्रम में लगातार ट्रेनिंग का भी आयोजन किया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में नगर निगम के द्वारा एक स्वच्छता वॉर रूम की स्थापना की गई है और यहाँ पर बेसिकली जितने भी हमारे, क्योंकि इस बार जो पैरामीटर्स हैं उसमें प्रत्यक्ष जो साफ़ सफाई है शहर की उस पर अधिक वेटेज दी गई है भारत सरकार के द्वारा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारे शीर्ष अधिकारी हैं नगर निगम के और विभिन्न पटलों के जो नोडल ऑफिसर्स हैं उन सभी को जोन आवंटित करते हुए लगातार उनके द्वारा स्वच्छता पेट्रोलिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि कहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा साइट ना हो जिसमें कि स्वच्छता को लेकर के किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाए और यदि ऐसा कोई स्पॉट मिलता है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करते हुए विदिन 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम क्लियर करवाएंगे। पढ़ते हैं, उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। इसको लेकर प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने से बिल में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। स्मार्ट मीटर पूरी तरह से पोस्टपेड है, ये प्रीपेड नहीं है। अब अगर उपभोक्ता अपनी मर्जी से प्रीपेड चाहता है तो उसे यहाँ प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। स्मार्ट मीटर लगने से किसी प्रकार की रीडिंग में छेड़खानी नहीं होगी। देखिए, स्मार्ट मीटर को लेकर के लोगों में कई प्रकार की शंकाएं और भ्रांतियां थी, उसको दूर करना विभाग के दायित्व था। उसके तहत हमने आज कुछ शंकाओं को दूर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। सबसे पहले तो ये है कि स्मार्ट मीटर लगने से आपके बिल में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं आने वाली है, क्योंकि स्मार्ट मीटर तो एक ऑर्डिनरी मीटर की तरह ही काम करेगा। बल्कि मीटर रीडिंग करने वाले आदमी की वजह से आपको जो भी प्रॉब्लम हुई होगी वो उनकी मैनुअल एरर की वजह से हो या मिसचीफ की वजह से हो, इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा। दूसरा, ये आपका मोबाइल ऐप भी इसमें बनाया हुआ है, उसके माध्यम से आप डेली का आपका जो उधर अगली खबर चमोली से है, जहां ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के स्थायी विकास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पैनी नजर है। वहीं जिलाधिकारी विकास कार्यों की समय समय पर समीक्षा भी कर रहे हैं। जन भावनाओं के अनुरूप गैरसैंण का ढांचागत विकास पर सीएम जोर दे रहे हैं। विकास कार्यों को तेज करने के लिए गैरसैंण में खाली उप जिलाधिकारी के पद पर नई तैनाती की गई है। उधर देहरादून में अनाथ, असहाय और गरीब लड़कियों के लिए जिला प्रशासन ने एक नई पहल की है। प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा के तहत इन्हें उच्च शिक्षा और कौशल विकास के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें। आज इस योजना का औपचारिक शुभारंभ किया गया, जिसमें 7 लड़कियों को 2,44,731 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। इनमें बीएससी, स्नातक, पीएचडी और कौशल प्रशिक्षण की पढ़ाई कर रही लड़कियां शामिल हैं। रियल लाइफ की नंदा सुनंदा देवी ऐसी बालिकाएं ही हैं जो डिसएडवांटेज्ड हैं, वीकर सेक्शंस से हैं, जो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रही, उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रही, चाहे फैमिली ट्रेजेडी की वजह से या इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से। आज जहाँ पे हमारे डेमोग्राफिक कंपोजिशन का 50% गर्ल्स और फीमेल्स हैं और हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम अपना कंपैरेटिव एडवांटेज मानते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसी बालिकाओं को मेन स्ट्रीम में जोड़ें और जो उनके एम्बिशंस हैं उन एम्बिशंस को पूर्ण करने में पूरा सहयोग करें। उधर हरिद्वार में जन विकास मंच ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करके केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री को ज्ञापन सौंपा। मंच ने द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एवं थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा निवेशकों का पैसा वापस नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की। जन विकास मंच ने ज्ञापन में बताया
कि समिति के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में लोगों से पैसे इकट्ठा किए थे, लेकिन 29 अक्टूबर 2024 से समिति को अचानक बंद कर दिया गया, जिससे निवेशकों में पैसों के डूबने का डर बना हुआ है। सर ये हाँ LUCC नाम की कंपनी सोसाइटी थी, तो मतलब जो हम काफ़ी टाइम से हम लोग इसमें काम कर रहे थे। मुझे लगभग 8 से 10 साल हो गए हैं। तो अब तक हम लोगों ने किया था इसमें काम, तो इसमें लोगों का पैसा मिला भी था लोगों को, तो हमने और भरोसे से इसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है और उसी के चलते मैंने लोगों को भी हम लोगों को भी जोड़ा और आज सोसाइटी कह रही कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है। ज्ञापन हमने श्रीमान जो सहकारिता मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के नाम प्रेषित किया है, जिसमें LUCC कंपनी द्वारा जो है लाखों निवेशकों का लगभग 600-700 करोड़ के आसपास निम्न स्तर के जो एजेंट हैं और जो इसके कोऑपरेटिव प्रमोटर हैं उनके विरुद्ध ही कार्रवाई संचालित हो रही है, जबकि होना चाहिए कि जो इसके जो CMD हैं, जो इसके चेयरपर्सन हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, जो मैनेजमेंट के जो सुपर उस पर जो लोग हैं, उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए थी। और इसी की मांग को लेकर के हमने जो है अभी, क्योंकि ये तहसील स्तर पे कई जगह प्रदर्शन चलने हैं, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे भी चल रहे हैं, तो ये कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो। और हमारी मांग इसमें यह है कि ED और जो है CBI और जो इससे संबंधित जो है इकोनॉमिक ऑफेंस देखने वाली एजेंसी है वो जो है इसमें इन्वॉल्व हो, ताकि निवेशकों को पैसा। आगे की रणनीति हर तहसील स्तर पे हमारे प्रदर्शन चलेंगे और जो भी कोई अगर समस्या आती है उसके लिए हम पूरी तरह से हमारी पूरी टीम लगी हुई है। और बाकी अभी जो है हम हो सकता है कि जो हमारे कानूनी विकल्प हैं वो हमारे लिए खुले हुए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र TV।